हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, यही आशा है, यही उम्मीद है। लेकिन आज हमने बोला कि हमारी उम्मीद थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। हम जो नीट और सीईटी के लिए हमारी ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल चल रहा था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जेनेटिक्स का पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना है। तो जेनेटिक्स का आज हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में जेनेटिक्स में हम क्या कुछ पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स जो है एक्चुअल में है क्या चीज़। उसमें हमारे जो भी टॉपिक्स आते हैं इन बिटवीन, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आज हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे पास में ये सारी चीजें जो है, हमने क्या बोला कि हमारे पास में ये सारी चीजें जो है, इसमें हम ये इंक्लूड जो कर रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टॉपिक कौन सा चल रहा है। ठीक है, टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है नीट के रिगार्डिंग, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए। और भी कई सारी चीजें जो हम देखते हैं कि हमारे पास में है या नहीं है, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। अब हमारे पास में जेनेटिक्स में सबसे पहले जब देखा जाता है तो हम क्या बात करते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो हमारे पास मेनली दो चैप्टर्स हैं, और इन दोनों चैप्टर्स को हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक्स में हम दो टॉपिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। और दूसरा है हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स की जब भी बात आएगी तो हम इन दो टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हमने बोला हमारे पास ये दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जेनेटिक में वैसे देखा जाए तो यूनिट, पूरी यूनिट में तीन चैप्टर्स हैं, इवोल्यूशन भी एडिड है इसमें। ठीक है, बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इन दो चैप्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक तुम थर्ड वाला जो चैप्टर है उसको एक्स्ट्रा में डाल सकते हो, थर्ड वाले चैप्टर को। और थर्ड वाले चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे तीन टॉपिक्स हैं, मतलब तीन चैप्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं, नीट के रिगार्डिंग भी और सीयूटी के रिगार्डिंग भी। सीयूटी में जैसे ओनली 12th का आता है, तो ये 12th के तीन टॉपिक्स हो गए जेनेटिक्स के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। तो नीट और सीयूटी दोनों के लिए ही ये वीडियो है। 11th के टॉपिक्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एम किए गए थे नीट के लिए, बट यहाँ पे 12th के टॉपिक्स जो हैं वो दोनों के लिए कंबाइन होंगे या फिर एक तरह से सिमिलर होंगे। तो दोनों टॉपिक्स को हम उसी अकॉर्डिंग वेरी करवाएंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नीट के और सीयूटी के हम अलग अलग डिस्कस कर लेंगे, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सीयूटी में कैसा लेवल आता है और नीट में कैसा लेवल आता है। चलो, अब देखो हमारे पास इन तीन चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या बात करने वाले हैं, इसको करने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हमारे पास ओवरऑल इस जेनेटिक्स का क्या मतलब है। तो इस जेनेटिक्स में हम किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे पास, क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं, उन सब चीजों को हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, आज ये थोड़ा सा बहक गया है। ठीक है, चलो, तो जेनेटिक्स में हम क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं उन सबको हम देख लेते हैं। और जेनेटिक्स की बात करें प्रॉपर तो हम बोलते हैं कि भैया जेनेटिक्स जो है वो एक तरह से है क्या चीज, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी है। और जीन्स की स्टडी है तो इसका मतलब मेंडल ने जो बात की थी 10th क्लास में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि भैया यहाँ पे फैक्टर्स की बात आई थी, कि मेंडल ने बताया था कि कुछ चीजें हैं जिनको हम फैक्टर नाम दे रहे हैं अभी, क्योंकि उनको उस टाइम पर नाम नहीं पता था या चीज का कुछ पता नहीं था कि ये है क्या चीज। तो हमने बोला कि उस चीज को उन्होंने फैक्टर बोला, उसी फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जीन्स है ये एक तरह से हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है।
तो ये दो हमारे मेन न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। इन दोनों के थ्रू हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रेवल करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें पर्टिकुलर तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो फीचर्स हैं, मतलब इंडिविजुअल के जेनेटिक फीचर्स बोला जाता है जिनको, तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें हम क्या क्या बात कर सकते हैं। पहली चीज जो हमारी है वो है कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। कैरेक्टर क्या है कि मैंने बोला कि भैया मैं हूं, मेरी एक हाइट है, ठीक है, तो हाइट इज अ कैरेक्टर। बट उस हाइट में भी तो दो चीजें हो सकती है कि मेरी हाइट छोटी है या फिर लंबी है। तो मैंने यूं बोला कि भैया मेरी हाइट अगर छोटी लंबी की बात आती है तो वो दोनों उसके क्या हो गए, ट्रेट हो गए। तो यानी कैरेक्टर और उसके दो क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर समझनी है, मतलब क्योंकि 10th क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर क्या था, हेरिडिटी। हेरिडिटी की कोई भी डेफिनेशन बता सकते हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ जीन, ठीक है। जीन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक फीचर्स। जेनेटिक फीचर्स में क्या आ सकता है हमारे पास में, तो हम सीधा सीधा यहां पे लिख देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फीचर्स, जेनेटिक फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का। अब यही तो लिखना है हमें कि जेनेटिक फीचर्स, जेनेटिक फीचर्स मतलब क्या हो गया, जेनेटिक फीचर्स मतलब हो गया या तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कैरेक्टर्स की, या फिर बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली किसकी, ट्रेट्स की, ठीक है। तो एक कैरेक्टर होगा, उसी के ही क्या होंगे, ट्रेट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोल सकता हूं कि भैया मेरे पास में जनरेशन नंबर 1 है, जनरेशन नंबर 1 से जनरेशन नंबर 2 के अंदर मुझे कुछ कैरेक्टर या ट्रेट्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और कैरेक्टर या ट्रेट को ट्रांसफर करने के लिए मैंने बोला कि मेरे पास में जो प्रोसेस लग रहा है या फिर जो चीज है वो क्या है, हेरिडिटी। तो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, जनरेशन 1 से 2 में जाना किसका, कैरेक्टर या ट्रेट का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी, बेसिक डेफिनेशन होगी हमारी, क्योंकि हेरिडिटी पे ही बेस्ड है सारी चीजें। जो इन्फॉर्मेशन हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं ना वो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पूर्वज से आई है, अब मेरे पास आई है, तो अब कल को मेरे बच्चे में भी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं निकम्मा हूं तो फिर बच्चा भी निकम्मा हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये लिंक हैं, कैसे लिंक हैं, तो हमने बोला हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन पर लिंक है, जेनेटिक फीचर्स पर लिंक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारी ये बातें करेंगे। तो हमने बोला कि भैया जनरेशन 1 से 2 में कैरेक्टर या ट्रेट का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। सही है, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर? हाँ भाई, कोई डाउट? सही है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फीचर्स दैट इज द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। सही इंट्रोडक्शन है, इसीलिए थोड़ा सा मैं, ठीक है, 6G की स्पीड में चल रहा हूँ। बाकी हमने ये सारी चीजें 10th क्लास में पढ़ ली है, और नीट का बच्चा है तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं मान के चल रहा हूँ उसको 10th तो आती ही। अब हमने बोला कि भैया जनरेशन नंबर 1 से जनरेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब जनरेशन नंबर 1 से 2 की बात करेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो क्या है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सॉरी, हमने बोला जनरेशन 1 से जनरेशन 2 की बात कर रहे हैं। इसमें हम दो बातें देख सकते हैं। देखो, कैरेक्टर या ट्रीट उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब इस कैरेक्टर या ट्रीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस ट्रांसफर के लिए हमने बोला कि कोई ना कोई क्या लगेगा, ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई क्या लगेगा, प्रोसेस लगेगा। सही है। तो हमने क्या बोला कि अगर ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई प्रोसेस लगेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हमें जो प्रोसेस इंक्लूड करना है वो क्या करना है सॉरी, जो प्रोसेस इंक्लूड करना है बच्चों वो क्या करना है, उसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये हमारी जो बात है मेन वो है कि इनहेरिटेंस क्या है।
ठीक है, हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़ी वैसे ही हमने बोला इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। कछु नहीं करना भैया, क्या करना है, यहाँ पे हेरिडिटी में हमने बोला था द ट्रांसफर, सीधा सीधा, ठीक है। इसी में ही शुरुआत में क्या लगा देना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर या ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हम नहीं करते हैं, अपने आप होते हैं मतलब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टर्स or traits are transferred from one generation to the another generation। भाई सीधी सीधी बात है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है सब कुछ, इसी को ही तो क्या बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये हमारी इनहेरिटेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी जो हमें याद रखनी है। बट पर्टिकुलरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर इंक्लूड हुआ है उस प्रोसीजर की बात चल रही है, सही है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास में जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन है, डीएनए या आरएनए। अब उसके अंदर क्या छुपी हुई है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें पर्टिकुलरली तो उसमें है जेनेटिक फीचर्स, और जेनेटिक फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, और कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का ट्रांसफर है तो उसका क्या नाम देंगे हम, हेरिडिटी बच्चों, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे भावुक हो रहे ज्यादा ही। तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में जो भी ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो वहां पर हेरिडिटी एक हमारे पास चीज है, तो उस हेरिडिटी की हम ओवरऑल बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उस हेरिडिटी के दौरान यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के दौरान कोई प्रोसेस इंक्लूड हो रहा है, तो वो वाला प्रोसेस कौन होगा फिर, इनहेरिटेंस। समझ में आया कि ये प्रोसेस कौन है, इनहेरिटेंस। अब इसके आगे नहीं बढ़ने वाला मैं, ठीक है। इसके बाद में हमें वेरिएशन, इवोल्यूशन वो भी बात करनी थी, बट एक बार अभी नहीं बढ़ रहा। अभी मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखो मैंने क्या लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सारा जो मैंने पीछे बताया अभी, ये सारा सिर्फ इसके लिए बताया मैंने कि भाई साहब अगर तुम मुझे पूछो कि भाई तुमने यहाँ पर हेडिंग तो लिख दी चैप्टर की, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो हमने बोला सीधा सीधा कि इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम one generation to the another generation। सही है ना, हाँ भाई, हेलो, सही है सब, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, ठीक है साहब। अब हमने बोला ये प्रिंसिपल्स क्या है इसके लिए फिर, तो हमने बोला प्रिंसिपल्स में कुछ खास चीज नहीं है। प्रिंसिपल्स में हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल्स में क्या है, लॉज है। अब लॉज कौन से लॉज हैं, नियम, ठीक है, कुछ नियम होंगे, लॉज होंगे। तो वो लॉज कौन से हैं, तो हमने बोला कि भैया ये लॉज जो हैं ये हैं किसके लॉज, मेंडल के लॉज, ठीक है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल के हम इसमें लॉज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि मेंडल जो है उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया जेनेटिक्स में, क्योंकि फादर ऑफ द जेनेटिक्स इज मेंडल। अब मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल। अब ये ग्रेगर जोहन मेंडल जी जो हैं, ये हमने बोला कि क्या है जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, शुरुआत इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कुछ बातें देखनी पड़ेगी। मेंडल ने कुछ क्या दिए, प्रिंसिपल्स दिए। अब मेंडल के प्रिंसिपल्स है तो मतलब थोड़ी कदर तो करनी पड़ेगी, कदर करेंगे तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, मेंडलिज्म। क्या नाम दे दिया, मेंडलिज्म, ठीक है। तो ये मेंडलिज्म जो है ये क्या है, मेंडल के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है, इस चैप्टर का एक पार्ट, सही। अब लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर मेंडल, मेंडल के बाद क्या हुआ, तो मेंडल ने तो अपनी तरफ से चीजें बता दी, लेकिन हमने बोला कि आफ्टर मेंडल कुछ एक्सेप्शंस की बात की गई। बोला कि भाई साहब मेंडल फेल हो गया,
सीधा सीधा बोला गया कि मेंडल फेल हो गया। मेंडल लेकिन फेल नहीं हुआ एक्चुअली, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि स्नैपड्रैगन है, 4 o'clock प्लांट है, ठीक है। इस तरह के जो प्लांट्स थे इनमें हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिले, जहां पर मेंडल के लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। और मेंडल के लॉज अगर एप्लीकेबल नहीं होंगे तो हम क्या बोल देंगे उसको, उसको हम बोल देंगे पोस्ट मेंडलिज्म। तो हम यहाँ पर मतलब एक्चुअली दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दो तरीके से इस चैप्टर को हम कंबाइन करने वाले हैं। कैसे कि भैया एक तो मेंडलिज्म क्या था, ठीक है, मेंडल ने जो सारा काम किया उसके बारे में, एक देन मेंडल के बाद में किन लोगों ने काम किया और क्या किया, तो वो पोस्ट मेंडलिज्म में आ जाएगा। तो दो चीजें हमारे पास रहेंगी यहाँ पे, एक मेंडलिज्म और एक पोस्ट मेंडलिज्म। तो ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। मेंडल ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर्स, ठीक है। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी प्लांट पर। तो गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, नाम क्या था, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम ये नाम था। सेपरेटली अंडरलाइन करना है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली यहाँ पे कि भैया यहाँ पे मेंडल ने जो सारी बातें करी उसको मेंडलिज्म बोला जाएगा। देन आफ्टर मेंडल जो भी सारी बातें आई वो पोस्ट मेंडलिज्म में आ जाएंगी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे बेस्ड है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हमारे टॉपिक्स क्या क्या है, देखो टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक तो यही हो गया कि अबाउट मेंडल। तो मेंडल के बारे में हमें पढ़ना है, और मेंडल के बारे में पढ़ने का मतलब क्या हो गया, हमें मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पोस्ट मेंडलिज्म। अब मेंडलिज्म में भी हमें क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है। 1 सेकेंड, हमें क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो ये हमने बोल दिया कि भैया इसमें हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस में भी हमें क्या पढ़ना है, तो हमने बोला कि इनहेरिटेंस में हमें एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ना है और 2 जीन्स का इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो ऐसे करके हमें ये चीजें कंबाइन करनी है। तो हमने बोला कि मेंडलिज्म, मेंडलिज्म में सारा इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, तो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, दैट इज नॉन एज, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज नॉन एज, यस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज नॉन एज, एक जीन का इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 जीन का क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन रखें 10th क्लास के टॉपिक्स के लिए, वरना जेनेटिक्स समझ नहीं आएगा, पहले ही कहा जा रहा है। तो मेंडलिज्म में आ जाएगा। पोस्ट मेंडलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा जो भी चीजें हमारे पास, जैसे जैसे सबसे पहली चीज क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन हम क्या पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को स्टडी किया जाएगा। देन हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास में आ जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। देन हम क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें पोस्ट मेंडलिज्म में स्टडी करनी है। देन इसके बाद हमारे पास में जो टॉपिक्स आते हैं उसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डाल सकते हैं, म्यूटेशंस को डाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स है हमारे पास में मेनली। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए एक, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो गए, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के बारे में स्टडी करना है। तो ये कुछ मतलब कि एक तरह से ओवरऑल जो है इस चैप्टर का पूरा सार हो गया कि तुम्हें ये समझना है कि भैया हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 के अंदर हम क्या चालू कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके लिए हमने बोला ये सारी चीज है, सही है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे अंडर द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब हमने सीख लिया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। और उसके बाद में हमने बोला इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास में एक जीन का भी हो सकता है, 2 जीन का भी हो सकता है, मल्टीपल जीन्स का भी हो सकता है। तो हम उस तरीके से वहां पर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, कुछ भी जो भी क्रॉसेस है वो हम पढ़ सकते हैं। हमारे 12th के सिलेबस में यहाँ पर 2 ही जो क्रॉस है वो दिए हुए हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। डन। तो ये सारी बातें हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी नजर मार ली जाए वापिस से, किस पर, हमारे टॉपिक पर यानी जेनेटिक्स पर।
तो जेनेटिक्स की बात करें तो हमने बोला ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना, ये ट्रांसफर हो रही है अगर, तो हम हेरिडिटी बोल रहे हैं उसको, और ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। अब इनहेरिटेंस मान लो हो गया, मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने बच्चे में, अब आगे क्या, अब आगे ये कि यहाँ पर हमारे पास जो भी चीजें इनहेरिट हुई है, अब देखो ध्यान से देखना भाई, अब हमारा चैप्टर 2 इसके बाद चालू हो जाएगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, देखो हमने ये बोला कि भैया देखो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सबसे बड़ी चीज कौन है, न्यूक्लिक एसिड्स। मॉलिक्यूल्स में सबसे बड़ी चीज कौन है, न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स में दो चीजें हैं हमारे पास में, कौन कौन, एक तो भाई साहब कौन है, आरएनए, और एक भाई साहब कौन है, डीएनए। ठीक है, जैसे शुरुआत में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया था, देन उसके बाद में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। क्यों माना गया, दोनों में क्या कमियां रही होगी, मतलब किसी में क्या कमी रही होगी ताकि दूसरे को माना गया, या पहले उसको क्यों माना गया, बाद में उसको क्यों माना गया, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है कौन, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो हमें फिर किसको पढ़ना पड़ेगा, पहले अमीनो एसिड्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कहानी देखना, मतलब कहानी देखना, कहानी ये है कि जेनेटिक फीचर्स यानी कैरेक्टर्स और ट्रीट्स ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होने के प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला गया था। इनहेरिटेंस यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने मेरे पापा से इनहेरिट किए हैं क्या, कैरेक्टर्स और ट्रीट्स। अब इनहेरिट करने के बाद में क्या होना चाहिए ओवरऑल, बताओ अल्टीमेट जो हमारा गोल है यहाँ पर इस पूरे के पूरे टॉपिक का, वो क्या होना चाहिए, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ भाई, जेनेटिक्स में जेनेटिक फीचर्स ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, और पेरेंट से प्रोजेनी में जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यहां पर जो हम यहाँ पे जेनेटिक फीचर्स देखते हैं बच्चों, तो वो जेनेटिक फीचर्स कैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उनकी हम जब बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम बोलते हैं कि भैया यहां से जो भी जेनेटिक फीचर्स आएंगे, जो भी जेनेटिक फीचर्स आएंगे यहां से, वो सारे के सारे जेनेटिक फीचर्स, जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स होंगे, ठीक है, जो भी कैरेक्टर या ट्रेट होंगे, वो अब सारे के सारे आके क्या करने वाले हैं, जीन एक्सप्रेस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम दिया जाता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा इस चैप्टर में कवर होगा, यानी कि हम पूरा का पूरा सिलेबस ये जो इस चैप्टर का है वो पढ़ने के बाद में लास्ट में जब देखते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम बोलते हैं कि भैया जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, और जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और जीन एक्सप्रेस ना होने से भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो सकते हैं। तो हमने बोला कि भैया जीन एक्सप्रेशन हमारा अल्टीमेट गोल है, तो जीन एक्सप्रेस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स कुछ नहीं है, ट्रिपलेट्स हैं किसके, अमीनो एसिड्स के, और ये प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, और वो एंजाइम्स जो है पर्टिकुलरली किसी रिएक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं, और उस रिएक्शन में काम करके वहां पर हमें कुछ ना कुछ नई चीज प्रोवाइड करवाएंगे, और वहां पर पूरा हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, यानी कि हम जो इनहेरिटेंस की बातें कर रहे हैं, उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस को वहां पर सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आगे के हमारे मेटाबॉलिज्म के सारे प्रोसेसेस को अच्छे से कंप्लीट कर सके, अच्छे से उनको देख सकें, और हमारे सारे फंक्शन एक्टिवेट हो। मेरा हाथ ऐसे हो रहा है तो मतलब इसकी इंफॉर्मेशन मेरे जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर होगी, इसीलिए मैं ये हाथ उठा पा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेमोरी है, तो ये मेमोरी भी कहीं से आई होगी, तो हर चीज में मतलब क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। बिना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के और बिना प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के यहाँ पर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले तो क्या है, रेप्लिकेशन। यानी इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो रेप्लिकेशन से करेंगे। रेप्लिकेशन के बाद में हमने बोला कि हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन
ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो हमें इंपॉर्टेंटली कवर करने हैं, और इंपॉर्टेंटली कवर करने का मतलब हो गया कि भैया ये जो केंद्रीय कुत्ते की माँ है यानी कि सेंट्रल डोगमा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? सेंट्रल डोगमा, ठीक है, ओके। तो हमने बोला कि ये जो सेंट्रल डोगमा है इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। रेप्लिकेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया डीएनए जो है वो अपने आप की क्या बनाता है, यहाँ पर कॉपी बनाता है, खुद को कॉपी करता है, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। तो मुझे कॉपी ना लिखकर क्या लिखना चाहिए? कॉपीज लिखना चाहिए। अब मैंने बोला कि भैया ये जो कॉपीज बनी है अब ये जाएंगी आगे, और आगे कहाँ? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमने बोला कि भाई साहब देखो सीधी सी बात है, जो हमारा डीएनए है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड में। अब सिंगल स्टैंडर्ड में हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पे आरएनए बनेगा। आरएनए में भी हमारे पास में दो चीजें हैं यहाँ पे, जिसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी एचएनआरएनए बनेगा पहले, फिर देन हमारे पास क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो हमने बोला आरएनए बन गया। अब इस आरएनए के बाद में हमने क्या बोला? ये जो जेनेटिक कोड्स हैं यहाँ पर, इस जेनेटिक कोड्स की पर्टिकुलरली मैं बात करूं अगर, तो ये जैसे तीन जेनेटिक कोड है, ठीक है, इसके बाद मान लो आगे और भी होंगे बहुत सारे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर तीन तीन के सेट में यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी, और ये तीन तीन के सेट में जो इंफॉर्मेशन बनी है ये आगे ट्रांसफर होगी, और ये आगे ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर जेनेटिक कोड्स बनाएंगी। और जेनेटिक कोड्स में कौन इन्वॉल्व है? अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, और अमीनो एसिड जो है वो मिलकर क्या बना देंगे? फिर यहाँ पर प्रोटीन्स बना देंगे, और प्रोटीन्स मिलकर क्या बना देंगे? यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ? सही है सब? तो हमने बोला ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, इसके अंदर आरएनए से क्या बन जाते हैं? फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में होगा। देन ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगा? सेल के न्यूक्लियस में ही होगा। अब लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बना है हमारे पास में या आरएनए बना है वो बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस से, यानी ट्रांसलेशन कहाँ होगा? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन तुमने 9th क्लास में पढ़ा है। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट पास में, न्यूक्लियस के जस्ट पास में अटैच्ड है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में हमें क्या मिलेगा? एक रफ और एक स्मूथ। आरईआर जो होता है वो उसमें क्या होता है? राइबोसोम्स। उस पर क्या, राइबोसोम्स का क्या फर्क पड़ रहा है कि वहां पर वो क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, और वहां पर वो क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं, एंड देन प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बन जाते हैं दिस प्रोसेस, ट्रांसलेशन के थ्रू। सही है? तो ये सारी हमारी बातें होगी इसकी कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। अब जब हमारे पास में फाइनली एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या करवा देगी? हमारा जीन एक्सप्रेशन करवा देगी। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या करवा देती है? वो हमने बोला क्या करवा देती है? जीन को एक्सप्रेस करवा देती है। तो जीन एक्सप्रेशन करवा देती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जीन एक्सप्रेशन जब करवा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन जो है या उसका कैरेक्टर और ट्रीट जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर शो हो रहा है या फिर एक्सप्रेस हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंटली कवर करनी है। देन इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो तो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इन दो टॉपिक्स को हम साथ में लेके चलेंगे, और इवोल्यूशन को हम अलग से पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का भी थोड़ा सा बेसिस अगर बता दिया जाए, इंट्रोडक्शन टॉपिक है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हमने बोला कि भैया देखो बात सीधी सी क्या है, बात सीधी सी क्या है, मैं यहाँ पे पहले टॉपिक नहीं डालता हूँ। बात ये है कि हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है? इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस से क्या हो रहा है? कैरेक्टर और ट्रेट का ट्रांसफर हो रहा है। अब कैरेक्टर और ट्रेट जो है वो ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में हो रहे हैं। अब जब ट्रेट या कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हो सकता है? तो हमने बोला कि उसमें चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं निकम्मा था, मेरा बच्चा शार्प निकल जाए, इंटेलिजेंट निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? चेंजेस आ गए ना, मतलब। तो मैंने बोला कि चेंजेस आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं मेरे पास में? डिफरेंसेस आ सकते हैं, और इन्हीं चेंजेस या डिफरेंसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? वेरिएशन। ठीक है, these changes or differences which occurs during the process of inheritance is known as variation। और ये वेरिएशन जो है ये लीड करता है, लीड टू इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो वेरिएशन है ये हमें क्या देगा? फिर
इवोल्यूशन देगा। और इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल ओवरऑल एक हमारा चेंज हो गया है, जो कि स्लोली 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 वेरिएशन की फॉर्म में आया था, और अब उसने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को बदल दिया है, या फिर सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा दिया है। इवोल्यूशन होता है किस लिए, सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाने के लिए। अभी हमने बोला कि भैया मई जून 2 महीने गर्मी पड़ती थी, देन जुलाई में भी पड़ने लग गई, देन अगस्त में पड़ने लग गई, अब सितंबर चल रहा है तो भी गर्मियां पड़ रही है। हमने अपने आप को, हमारी बॉडी को हमने क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। अडेप्ट कैसे किया हमने, तो हमने बोला कि एनवायरमेंट में वेरिएशन आई, और उन्हीं वेरिएशन को हमारे जीन्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब ऐसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो वेरिएशन धीरे धीरे बढ़ती गई। अब थोड़ा टाइम बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा कि भैया अभी जो ये इन महीनों में, जिन महीनों में हमें ठंडक देखने को मिलती है, उस महीने में गर्मियां हो जाएंगी, देन गर्मियों वाले महीनों में क्या हो जाएंगी, ठंडक हो जाएगी। तो ये सारा का सारा क्या है, एनवायरमेंटल चेंज है। ये सब डिपेंड करता है किस पर, वेरिएशन पर। और वेरिएशन क्या लीड करती है, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन हमने बोला ये क्या है, एक मेजर चेंज है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को क्या करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके चांसेस को मतलब कि बढ़ा के रखता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके सर्वाइवल चांसेस कितने हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमने यहाँ पे कर ली हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में। इंट्रोडक्शन लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और बाकी की सारी बातें हम चैप्टर वाइज फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज इस सीरीज को प्रॉपरली देखिएगा, और पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो जेनेटिक समझ नहीं आएगी, जेनेटिक समझ नहीं आई तो फिर फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आया तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड और फर्स्ट दोनों ही नहीं आए तो फिर एवोल्यूशन नहीं आएगा, एंड तीनों ही नहीं आए तो फिर बायोटेक्नोलॉजी नहीं आएगी। बायोटेक्नोलॉजी में भी 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जेनेटिक्स के। समझ में आया? तो यानी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाले हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर स्टडी करना है, बहुत ही तरीके से यहाँ पर स्टडी करना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है, हर एक क्वेश्चन को PYQ को यहाँ पर सॉल्व करना है, ताकि हम न्यूमेरिकल बेसिस पर भी हर चीज को सॉल्व कर पाए, और जो भी हमारी थ्योरी है उसके बेस पर कॉन्सेप्ट जो है उनको भी बिल्डअप कर पाए। सो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 1, जो कि होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो कि हमारा चैप्टर 1 है इस जेनेटिक्स की यूनिट में, उसे हम स्टडी करेंगे, उसका हम लेक्चर नंबर 1 लेके आएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें और पढ़ते रहिए खुद, ठीक है। थैंक यू सो मच।